बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, ट्रांसलेटिंग ईडियम्स एंड मेटाफर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हम ईडियम्स और मेटाफर्स को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। आज का हमारा यही टॉपिक होगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Translating idioms and metaphors. Translating idioms and metaphors can be a challenging task for translators. कहते हैं किसी भी ट्रांसलेटर के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, as these linguistic features often contain cultural and contextual meanings that are not easily translatable. कहते हैं कि ये इसमें भी सेम लाइक अगेन वही कल्चर इश्यूज आ जाते हैं और कंटेक्चुअल मीनिंग्स इनके होते हैं, तो ये भी किसी ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंजिंग लाइक एक वर्क होता है। Translating idioms and metaphors is a challenging task for translators. Idioms and metaphors are culturally specific expressions that are often difficult to translate because they don't have a one-to-one correspondence in other languages. कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स आपके माइंड में क्या आता होगा? आपके माइंड में यही आएगा कि अब शायद बिल्लियाँ और ये कुत्तों की तरफ इसका मतलब इशारा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स ये एक ईडियम है, इसका मतलब है हैवीली, मीन्स तेज़ी से या कंटिन्यूसली, मुसलसल, लगातार। इसको हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। लाइक आई से कि द रेन इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, के मीन्स बारिश जो है मुसलसल हो रही है। सो ये अब इसका मतलब जो है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कल्चर में डिफरेंट हो सकता है। तो ये ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंजिंग होता है कि ट्रांसलेटर को चाहिए कि उनके कल्चर को भी समझे और अपने कल्चर को खूब समझे। ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांसलेटर के लिए। अब ट्रांसलेटर क्या करता है, सिर्फ अपने कल्चर को तो समझ लेता है और लिंग्विस्टिक चीज़ों को भी समझ लेता है कि मतलब एक वर्ड है उसको किस तरह ट्रांसलेट करना है, लेकिन इस तरह चीज़ों को फिर वो नहीं समझ पाता। तो कहते हैं कि ट्रांसलेटर के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और लाइक इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के कल्चरल इश्यूज़ एंड ट्रांसलेशन, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है कल्चर से रिलेटेड। Therefore, translator must understand the meaning and culture context of these expressions to translate them accurately. कहते हैं कि ट्रांसलेटर को ये चीज़ों का पता होना चाहिए, इसको फिर एक्यूरेटली जो है लाइक ट्रांसलेट कर सके। ईडियम, अब यहाँ से इसके प्रॉपर लाइक हम शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद हम मेटाफर को देखते हैं। एन ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग इन द इंडिविजुअल वर्ड्स। कहते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिफिनेशन ईडियम की बताई गई है कि जिसका क्या मतलब है, ये जो है लाइक लिटरल मीनिंग इसका जो है बिल्कुल नहीं होता फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, मतलब ये लिटरल मीनिंग से इनका डिफरेंट होता है, लाइक लिटरल मीनिंग इनका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द ईडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई इन इंग्लिश। अब किक द बकेट, आपके माइंड में यही आता है कि किक द बकेट मीन्स लाइक बकेट को मारना या बकेट को किक करना, लेकिन इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो क्या है, टू डाई, मरना, ठीक है। किक द बकेट, टू डाई। दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। अब इसको आप लिटरली नहीं ले सकते, एंड इट्स मीनिंग कांट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। या आप इनके मीनिंग को जो है लाइक हम कहते हैं ना कि वर्ड फॉर वर्ड या सेंस फॉर सेंस, वही बात आ जाती है कि आप वर्ड फॉर वर्ड की तरफ नहीं जा सकते कि आपने किक, किक मीन्स टोकर मारना, इसी तरह बकेट बाल्टी वगैरह कहते हैं। सो ये आप इस तरह नहीं कर सकते। जब भी आप हम ईडियम को ट्रांसलेट करते हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, मीन्स वर्ड फॉर वर्ड यानी लिटरल ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। When translating idioms, it is important to find an equivalent expression in the target language that conveys the same meaning. कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है उसके कल्चर में, आपने ये चीज़ समझनी होगी। इक्विलियंट है क्या? इक्विलियंट के हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें लाइक फॉर्मल इक्विलियंट या इक्विलियंस, और इसी तरह दूसरा जो है डायनामिक इक्विलियंस, मींस फॉर्मल इक्विलियंस एंड डायनामिक इक्विलियंस। इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बनी, दोनों पे अलग अलग वीडियोस बनी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर से रिलेटेड। ईडियम्स एंड एक्सप्रेशंस हुज मीनिंग कांट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लिटरल मीनिंग्स फॉर देयर कंस्टिट्यूएंट वर्ड्स। कहते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग हम नहीं समझ सकते, कि ईडियम्स जो होते हैं ना, या ईडियम्स हो गए या ईडियमेटिक एक्सप्रेशंस हो गए, तो इसकी लिटरल मीनिंग हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल ईडियम, अगेन यहाँ पे एग्जांपल दी है, ब्रेक a leg is commonly used in English to wish someone good luck before a performance। कहते हैं
कि ये किस चीज़ की निशानदेही करती है, लाइक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जब आप किसी को कहते हैं कि ना बेस्ट ऑफ लक, तो आप सिंपल इसके लिए जो वर्ड यूज़ करें, ये अभी आपके लिए भी एक नया एक्सप्रेशन होगा और आप इसको यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में, यूज़ करें लोगों के लिए कि ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स के गुड लक। सिंपल आप उसको क्या कह रहे हैं कि गुड लक। गुड लक यूज़ वर्ड करने की बजाय आप कहो कि ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग किसी कल्चर में यूज़ करोगे या किसी के लिए यूज़ करोगे तो जब अगर उसको पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, नेगेटिव वे में लेगा इस वर्ड को या इस प्रेस को या इस सेंटेंस को। बट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हैज़ नथिंग टू डू विद गुड लक और सक्सेस। कहते हैं कि फिर इसका जो है सक्सेस के साथ कोई मतलब नहीं होता। अब जो इडियोमेटिक मीनिंग होते हैं, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जब आप खुद इसको पढ़ते हैं पहली दफ़ा तो आपको भी थोड़ी बहुत हैरानगी होती है कि यार किस तरह वर्ड्स इन्होंने कंबाइन किए होते हैं और किस तरह जो है हम इसको डिलीवर कर रहे होते हैं। सो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सिंपल, अब ईडियम्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स होते हैं वो आपने पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह लाइक वर्ड्स आते भी हैं तो उसको पता होना चाहिए कि दूसरे कल्चर में इसके लिए मैं कौन सा वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट ईडियम्स एक्यूरेटली, ट्रांसलेटर मस्ट बी फेमिलियर विद द कल्चर कंटेक्स्ट। देखो अगेन वही बात आ गई कि कल्चर कंटेक्स्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? ट्रांसलेटर के लिए, कि उनके कल्चर कंटेक्स्ट को समझे। मतलब सोर्स टेक्स्ट तो इसका अपना होगा, मतलब ये जो खुद जिस कल्चर से इसका ताल्लुक होगा इसको तो पता है अपने कल्चर का, लेकिन जिसके लिए ये ट्रांसलेट कर रहा है उनके कल्चर का इसे शायद पता होगा लेकिन इतना पता नहीं होगा कि जिस तरह जब इस तरह वर्ड आएंगे तो इसके लिए ये क्या यूज़ करेगा। टू फाइंड एन इक्विलियंट एक्सप्रेशन इन द टारगेट लैंग्वेज दैट कन्वे द सेम मीनिंग। यहाँ पे जैसे मीनिंग ये, जैसे अभी हमने इसको एग्जांपल को मैंने आपके सामने रिवर भी किया था कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका क्या मतलब है? इट्स रेनिंग हैविली। कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है? हैविली। आई हिट द नेल ऑन द हेड, आई सेड एग्जैक्टली द राइट थिंग। अब हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स एग्जैक्टली सेइंग द राइट थिंग। ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। इफ़ ही इज़ नॉट फील लाइक, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। Metaphor. Metaphors, on the other hand, are a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not really applicable in order to suggest a resemble or analogy. For example, the metaphor life is a journey suggests that life is a long and sometimes difficult journey with ups and downs, twists and turns, and the need for direction and purpose. मेटापर्स, आपने ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, आपको पता है कि मेटापर किसे कहते हैं। मेटापर सिमिली आपने बेहतर पढ़ी है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे एग्जांपल दी है कि लाइफ इज़ अ जर्नी। अब ज़िंदगी जो है ये एक सफ़र है, तो फिर ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है? इन्होंने आगे से पूरी एक प्रॉपर डिफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है कि इट मीन्स लाइफ में जो है, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स भी आएंगे। इसी तरह होप एंड पर्पस, ये डायरेक्शन, ये सब कुछ आते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट मेटाफर्स, ट्रांसलेटर मस्ट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंसेप्ट दैट metaphor is trying to convey and find an equivalent expression in the target language that conveys the same meaning and emotional impact. जैसे इन्होंने idioms की बात की थी कि अगर इस तरह एक्सप्रेशन या इस तरह वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसको जो ट्रांसलेटर है उसको पता होना चाहिए कि इनके कल्चर में इसके लिए मैं कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ करूँ कि जिससे इन पे थोड़ा मतलब ये इम्पैक्ट पड़े इन पे। तो सेम टू सेम कहते हैं कि जो मेटाफर्स होंगे, जब आप ये आपके सामने आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं, मतलब जो ट्रांसलेटर है वो उसके लिए कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ करे जो उनको अच्छा लगे या उन पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। सेम लाइक इसका कंक्लूजन यही बनता है कि कल्चर का पता होना चाहिए उसे। इट डिस्क्राइब्स वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द मेटाफर लाइफ इज़ अ जर्नी सजेस्ट दैट लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। ये सेम वही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पे भी। ये दूसरे एग्जाम्पल्स है। हर स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन, हर स्माइल वॉज ब्राइट एंड चेयरफुल। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरे सेंटेंस का ये इसका प्रॉपर मीनिंग है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये एक शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है ये लाइन। लाइफ इज़ लाइक अ थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी एक थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस की तरह है। और इसके बाद लव इज़ अ रोज़, लव इज़ ब्यूटीफुल बट कैन बी पेनफुल। कहते हैं कि लव जो है खूबसूरत है लेकिन पेनफुल हो सकता है। अब मेटाफर और सिमिली का आपको पता है ना कि सिमिली में क्या होता है। सिमिली में हम लाइक और एस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ
ही इज़ लाइक अ लॉयन। अब लाइक क्या है यहाँ पे, ये सिमिली है, लेकिन मेटाफर में आप डायरेक्ट किसी को जो है कंपेयर करते हो। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ लॉयन, तो ये क्या हुआ, ये मेटाफर हुआ। इसी तरह लव इज़ अ रोज, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, द स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन। When translating idioms and metaphors, translator must consider several factors such as the source and target language, linguistics and cultural differences, the intended audience, the tone and style। तो कहते हैं कि ट्रांसलेटर को ये चीज़ें जाननी चाहिए कि जब भी वो idioms and metaphors को ट्रांसलेट करेगा तो उससे क्या होना चाहिए, मतलब उसको उनके टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करेगा उन लोगों के लिए, उन लोगों की क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, ठीक है, इंटेंडेड ऑडियंस का पता होना चाहिए कि किन लोगों के लिए ट्रांसलेट कर रहा है और उनका कल्चर क्या है, टोन एंड स्टाइल का पता होना चाहिए टेक्स्ट का, ठीक है, एंड कंटेक्स्ट विच एक्सप्रेशन इज। ट्रांसलेटर मस्ट चूज टू यूज एन इक्विलियंट ईडियम और मेटाफर इन द टारगेट लैंग्वेज। ट्रांसलेट द एक्सप्रेशन लिटरली टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ये अगेन वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। In translation studies, there are various approaches to translating idioms and metaphors, such as literal translation approach, the idiomatic expression approach, and the cultural adaptation approach। तो कहते हैं ये चीज़ें ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जब आप idioms और metaphors की बात करेंगे, उनको ट्रांसलेट करने की बात करेंगे, तो ये कुछ अप्रोचेज़ है जो यूज़ होते हैं। ईच अप्रोच हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहते हैं सबके अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, एंड द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड्स ऑन द ट्रांसलेटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोर्स टेक्स्ट एंड द टारगेट ऑडियंस। और ये उस ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या चूज़ करना है। द गोल ऑफ ट्रांसलेटिंग idioms and metaphor is to preserve the meaning and the impact of the original expression while making it accessible to reader or listeners in the target language। आप जैसे कहते हैं ना कि ट्रांसलेटर का मकसद ये होना चाहिए कि वो वर्ड फॉर वर्ड ना जाए। अब वर्ड फॉर वर्ड क्या है या सेंस फॉर सेंस क्या है, इस पर भी मेरी वीडियो बनी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वर्ड फॉर वर्ड ये होता है कि आप मतलब एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हो। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में उस वीडियो में एक एग्जांपल दी थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने मार्केट जाना है, मैंने मार्केट के लिए जाना है, या मैंने इस रास्ते से मार्केट जाना है। अब प्रॉपर अगर देखें तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या बनता है इस पूरे सेंटेंस कि बंदे ने मार्केट जाना है। तो अगर आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे, जैसे कहोगे कि इसने मार्केट के लिए जाना है, आप इसका वर्ड सर्च करेंगे कि इसके लिए क्या यूज़ होता है, और फिर उसके बाद के लिए कौन सा वर्ड यूज है। सो इट मीन्स आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। ट्रांसलेटर कभी भी ये नहीं करता, ट्रांसलेटर कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाता। और मैंने आपको उसी वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली है तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाना है, आपने हमेशा सेंस की तरफ जाना। सेंस से मुराद ये है कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। सेंस में फिर उसके सिग्नल्स भी आ जाते हैं, मतलब जो इशारे वगैरह करते हैं हाथों से, पाँव से, जो भी हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, तो ये जो है ये सारे सिग्नल्स में आते हैं। अब एक अच्छा ट्रांसलेटर वही है जो सिग्नल पकड़ता हो, मींस जो सेंस की तरफ जाता हो, जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ ना जाए। और ये आप लोगों के लिए भी है, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपने कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाना है, आपने हमेशा सेंस को पकड़ना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है, और ये नेक्स्ट टॉपिक हुआ सिमेंटिक ट्रांसलेशन है क्या, और ये वीडियो की एंडिंग यहाँ हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।